नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। संविधान सभा पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। ये संविधान सभा के संबंध में चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कई ऐसे तथ्य थे जो इसके पहले जो 3 वीडियो डाले गए हैं उनमें नहीं आ पाए थे, इस वजह से उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा एवं भारत के संविधान का निर्माण पार्ट 4। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए थे। तो आप ध्यान रखें, संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए थे? 3। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें, ये सर्वाधिक लंबे चलने वाला वाचन था, यानी यह वाचन सर्वाधिक लंबा चला। इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय वाचन पर। तृतीय वाचन ये 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 तक चला। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। कौन सा? तृतीय वाचन। तो ये हमने बात की संविधान के कुल कितने वाचन हुए थे। अब हम इसके आगे बात करेंगे संविधान सभा की मूल प्रतियों पर, यानी संविधान के पटल पर हस्ताक्षर के लिए कुल कितनी प्रतियां रखी गई थी। संविधान के पटल पर, संविधान सभा के पटल पर हस्ताक्षर हेतु कुल 3 प्रतियों को रखा गया था। संविधान के पटल पर हस्ताक्षर हेतु कुल कितनी प्रतियों को रखा गया? तो कुल 3 प्रतियों को रखा गया। 3 प्रतियों को। इन 3 प्रतियों में से पहली जो प्रति थी वह इंग्लिश में थी। पहली प्रति इंग्लिश में थी, दूसरी प्रति ये हिंदी में थी और तीसरी प्रति ये प्रिंटेड थी। प्रिंटेड।
और जो ये पहली दो प्रतियां थी यानी इंग्लिश और हिंदी वाली, ये हस्तलिखित थी, हस्तलिखित थी ये दोनों प्रतियां, यानी इन्हें हाथ से लिखा गया था। इंग्लिश में हस्तलेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इंग्लिश में हस्तलेखन का कार्य किया गया था। सर्वप्रथम हस्तलेखन का कार्य इंग्लिश में ही किया गया था, किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और जो हिंदी में हस्तलेखन का कार्य है वो किया गया वसंत कुमार वैद्य के द्वारा। हिंदी में हस्तलेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया? वसंत कुमार वैद्य के द्वारा। और तीसरी प्रति प्रिंटेड थी। अब आप यहां पे ये भी ध्यान रखें कि संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? वो सबसे अंत में किसके द्वारा किए गए? तो संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो सर्वप्रथम किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले थे, सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सबसे अंत में हस्ताक्षर किए गए। और संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जिन पेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे उन पेजों को कहां पे जोड़ा गया? तो आप इस बात को भी ध्यान रखें, हस्ताक्षरित पेजों को 8वीं अनुसूची के अंत में जोड़ा गया। यानी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जिन पेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे उन पेजों को कहां पर जोड़ा गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची के अंत में जोड़ा गया। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं संविधान के जो मूल संस्करण है, उस मूल संस्करण पर सजावट एवं सौंदर्यकरण का कार्य किसके द्वारा किया गया? यानी मूल संविधान पर सौंदर्यकरण एवं सजावट का कार्य किसके द्वारा किया गया? मूल संविधान पर सौंदर्यकरण एवं सजावट का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ये कार्य किया गया नंदलाल बोस एवं उनके शिष्यों के द्वारा। नंदलाल बोस ये शांति निकेतन जो कि कलकत्ता में के आचार्य थे। नंदलाल बोस कौन थे? शांति निकेतन के आचार्य थे। और आप यहां पे इस बात को भी ध्यान रखें कि नंदलाल बोस के शिष्यों में राजस्थान के एक व्यक्ति थे कृपाल सिंह शेखावत। इनके द्वारा भी संविधान के जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में अपना योगदान दिया गया था। नंदलाल बोस एवं उनके शिष्यों के द्वारा संविधान के 22 भागों के कुल
22 चित्र बनाए गए थे भाई। 22 भागों के कुल कितने चित्र बनाए गए थे? 22 चित्र बनाए गए थे। मूल संविधान के कवर पेज पर, मूल संविधान के कवर पेज का चित्र। तो मूल संविधान का जो कवर पेज है वो किस टाइप का है? इस टाइप का है। मूल संविधान का कवर पेज का चित्र इस टाइप का है। यहां बीच में अशोक चक्र बना हुआ है, इसको ध्यान रखना, अशोक चक्र बना हुआ है यहां पे। और इसके साइड में यानी इस पूरे हिस्से में गोल्डन वर्क का कार्य किया गया है। कौन सा कार्य किया गया है? गोल्डन वर्क का कार्य किया गया है। और इस गोल्डन वर्क के कार्य को करने वाले जो चित्रकार थे वो थे दीनानाथ भार्गव। दीनानाथ भार्गव के द्वारा ये कार्य किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखें। ये संविधान, मूल संविधान जो है उसके जो कवर पेज है उसका चित्र है। उस चित्र पर जो है गोल्डन वर्क का कार्य किया गया है। ये गोल्डन वर्क का जो कार्य किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? दीनानाथ भार्गव के द्वारा। इसको भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावनाएं, मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना पर भी उसके बॉर्डर पर काफी अच्छी चित्रकारी की गई है। मूल संविधान, मूल संविधान की प्रस्तावना, मूल संविधान की प्रस्तावना पर इस प्रकार से मूल संविधान की प्रस्तावना, दो चित्र हैं। अब इस प्रस्तावना के इस तरफ इस प्रकार की बॉर्डर बनी हुई है। एक पेज हिंदी में और दूसरा पेज इंग्लिश में, यानी ये इंग्लिश में वो हिंदी में। और इस प्रस्तावना पर ये जो बॉर्डर एरियाज आप देख रहे हैं, इस बॉर्डर एरिया पर काफी अच्छी सुंदर पेंटिंग की गई है। इस बॉर्डर एरिया पर काफी अच्छी सुंदर पेंटिंग की गई है। इस प्रकार से ये पेंटिंग की गई है। इधर इस पेज पर भी की गई है। यानी ये दो पेज है और दोनों पेजों पर डेंटिंग पेंटिंग का कार्य किया गया है। ये कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो यह कार्य जो है बी हुआर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, बी हुआ राम मनोहर सिन्हा के द्वारा प्रस्तावना के जो एक कवर पेज है और इस कवर पेज पर जो है बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर चित्रकारी का कार्य किया गया है। बॉर्डर पर चित्रकारी का कार्य किसके द्वारा किया गया है? बी हुआ राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। आप यहां पे इस बात को भी ध्यान रखें कि जो प्रस्तावना है, इस बीच में संविधान की ये प्रस्तावना लिखी हुई है, प्रस्तावना लिखी हुई है। और इस प्रस्तावना के इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, चारों कोनों पर अलग अलग पशुओं का अंकन है। प्रस्तावना जो है इसके जो चार कोने, इन चारों कोनों पर अलग अलग पशु का अंकन है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पे वृषभ का अंकन है, यहाँ पर हाथी का अंकन है, यहाँ पर अश्व का अंकन है और यहाँ पर बाघ का अंकन है। यानी चारों कोनों पर चार पशु है। कौन कौन से पशु हैं? वृषभ, हाथी, अश्व एवं बाघ। इसको भी आप ध्यान रखना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना रहती है कि प्रस्तावना के कवर पेज पर किस पशु का अंकन नहीं है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। इसको भी आप ध्यान रखें। तो ये हमने बात की मूल संविधान पर सौंदर्यीकरण एवं सजावट का कार्य किसके द्वारा किया गया है। तो मूल संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावनाओं पर बी और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बॉर्डर पर जो चित्रकारी का कार्य वो किया गया था।
इसके बाद हम आगे बात करते हैं और कौन से फैक्ट हैं। तिरंगा। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। और यहाँ पे इस बात को भी आप ध्यान रखें, तिरंगे के लिए एक तदर्थ समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति? तदर्थ समिति। और ये तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इस समिति को गठित किया गया था। और यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान रखें कि तिरंगे को 14 अगस्त 1947 की रात्रि को हंसा जीवराज मेहता, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, हंसा जीवराज मेहता के द्वारा तिरंगे को संविधान सभा को भेंट किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखें। मूल संविधान में पृष्ठों की संख्या कितनी थी? पृष्ठों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 251। मूल संविधान में जो पृष्ठों की संख्या थी वो कितनी थी? 251। सर्वाधिक सदस्य संविधान सभा में किस प्रांत से थे? तो सर्वाधिक सदस्य संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से थे। सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे? संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत की पहचान आजकल उत्तर प्रदेश के साथ की जाती है। और यहां से कुल 55 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 55 सदस्य। और राजस्थान से यदि हम बात करें, राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो राजस्थान से संविधान सभा में कुल 12 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 12। यानी 11 + 1, 11 सदस्य तो देशी रियासतों से और एक सदस्य अजमेर मेरवाड़ा जो हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश था उससे थे। तो इसको भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। 3 जून योजना के बाद यानी भारत विभाजन की योजना के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 324, 324। और 17 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा पुनर्गठित की गई, उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। और इन 299 में सदस्यों में से भी संविधान पर कुल 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यानी संविधान सभा की जब अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे, उनके द्वारा इस संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। अब बाकी के सदस्यों ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए या अनुपस्थित रहे, उसके कई रीज़न हैं। कई सदस्यों ने कहा कि भाई मैं इस संविधान को नहीं मानता हूँ, कई सदस्य अस्वस्थ थे, कई कारण थे। इसके अलावा
हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। वो कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद। इसको भी आप ध्यान रखें। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु कौन थे? संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु तो दो व्यक्ति थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ये शक्ति के केंद्र बिंदु थे संविधान सभा में। यानी मान लीजिए कोई सदस्य नेहरू की बात से नाराज हो जाए तो पटेल उसको मना लेते थे, और मान लीजिए कोई सदस्य पटेल से नाराज हो जाए तो नेहरू उसको मना लेते थे। इसके अलावा आप इस बात को भी ध्यान रखें कि महात्मा गांधी व जिन्ना ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस बात को भी आप ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और भारत के संविधान के निर्माण में किस पद्धति को अपनाया? संविधान निर्माण में, यानी भारत के संविधान निर्माण में किस पद्धति को अपनाया गया? तो वह पद्धति है सर्वसम्मति की पद्धति। सर्वसम्मति की पद्धति, यानी किसी भी मुद्दे पर कोई मत विभाजन नहीं है। भारत का संविधान सर्वसम्मति की पद्धति पर आधारित है। किसी भी मुद्दे पर कोई मत विभाजन नहीं है। और इसके उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो जैसे संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, संघीय व्यवस्था के अलावा भाषाई प्रावधान इसमें किए गए और अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए। यानी संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म की यदि मैं बात करूं तो केंद्र राज्य संबंधों को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है। राज्यों को भी पावर दी गई है। ऐसा नहीं है कि राज्यों को केंद्र की दया पर छोड़ दिया गया है, राज्यों को भी पावर दी गई है। और संविधान सभा में भाषा को लेकर काफी बड़ा विवाद था कि देश की राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए। हिंदी को लेकर के उस समय दक्षिण भारत के राज्यों को आपत्ति थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाकर राजभाषा बना दिया गया। और जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं थी उन्हें भी महत्व दिया गया। आप जानते हैं कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में तो 22 हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14, वर्तमान में 22 हैं। अल्पसंख्यकों के संबंध में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नीति अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी उसका त्याग कर दिया गया, क्योंकि उसी नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ था। तो इसको भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा संविधान सभा में सर्वाधिक विवाद किन अनुच्छेदों को लेकर हुआ? संविधान सभा में सर्वाधिक विवाद अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 356 को लेकर हुआ। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया था। मूल संविधान की बात कर रहा हूं मैं। और अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्योंकि अनुच्छेद 31 को लेकर संविधान सभा के सदस्यों में एक मत नहीं थे, क्योंकि कई सदस्यों का ऐसा मानना था कि यदि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा तो राज्य जमीन कैसे अधिग्रहण कर पाएगा, और राज्य जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाएगा तो विकास के कार्यों में काफी रुकावटें आएंगी, विलंब से होंगे। इस कारण, और आप जानते हैं कि 1978 में आखिरकार
मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उस समय 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में एक विधिक अधिकार है जो आर्टिकल 300 का के अंतर्गत है। इसी तरह अनुच्छेद 356 को लेकर संविधान सभा के कई सदस्यों को यह आपत्ति थी कि केंद्र इस अनुच्छेद का दुरुपयोग कर सकता है, और आखिरकार सदस्यों की जो आपत्तियां थी वो कुछ हद तक सही भी हुई, क्योंकि कई बार इस अनुच्छेद का दुरुपयोग भी हुआ है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान के शीर्षक का उल्लेख है। किस बात का उल्लेख है कि भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है, इस बात का उल्लेख कहां पे? अनुच्छेद 393 में। क्या है भारत के संविधान का शीर्षक? भारत का संविधान, भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एक अनुच्छेद और है अनुच्छेद 395, 395। अनुच्छेद 395 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी इन दोनों अधिनियमों को समाप्त करने का उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 395 में। इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में लगा समय कितना? 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन या बैठकें हुई? 12। आप यहां पे इस बात को ध्यान रखें, यदि हम 26 नवंबर 1949 तक काउंट करते हैं तो अधिवेशनों की संख्या 11 है, और यदि हम 24 जनवरी 1950 को काउंट करते हैं तो अधिवेशनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। इस बात को भी आप ध्यान रखें। उस भारत के जो संविधान निर्माता थे वो लगभग कितने देशों में गए? लगभग 60 देशों में गए थे। और भारत के संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च आया? तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण कथन हैं, कई महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं। किस किसने क्या कहा? संविधान सभा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन किस किसने क्या कहा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल। चर्चिल के द्वारा संविधान सभा को एक जाति की संस्था बताया गया। चर्चिल के द्वारा संविधान सभा को एक जाति की संस्था बताया गया कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है। ये किसने कहा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट है साइमन व लॉर्ड विस्काउंट का। सर जॉन साइमन है पूरा नाम, इसको ध्यान रखना। सर जॉन साइमन व लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। इन दोनों ने क्या कहा था? संविधान सभा
हिंदुओं की संस्था है। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था बताया। और एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन, इनके द्वारा क्या कहा गया? इनके द्वारा कहा गया कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब भारत, अर्थात संविधान सभा का मतलब केवल कांग्रेस है। संविधान सभा का मतलब क्या बताया इन्होंने? संविधान सभा का मतलब केवल कांग्रेस है, ये कहा। और इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं, M.R. जयकर। M.R. जयकर, इन्होंने क्या कहा? संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। ये क्यों कहा इन्होंने? इनका कहना है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है और कैबिनेट मिशन योजना का गठन ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था। इस वजह से संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। और इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा यह कहा गया कि संविधान सभा प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। संविधान सभा प्रतिनिधि संस्था नहीं थी क्योंकि भारत के प्रत्येक वर्ग को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, ये इनका कहना है। और एक स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि संविधान सभा अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूर्य की किरणों तक पहुंची है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? संविधान सभा अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूर्य किरणों तक पहुंची है। तो हमारा ये संविधान सभा का जो चैप्टर है वह आज समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।